वेलकम टू इन्फॉर्मेशन फॉर यू। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हाल ही में बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की 147वीं सालगिरह मनाई गई है। इस खास मौके पर हमने सोचा कि आपको हमारे लीडर की कुछ ऐसी बातें बताएं जो आप शायद पहले ना जानते हो। याद रहे कि इस वीडियो में जिन्ना से मुतल्लिक हकायक पर फोकस किया जाएगा, ना कि पार्टीशन पर। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के शुरू होने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिन्ना साहब की पैदाइश पर उनका नाम मोहम्मद अली जिन्ना भाई रखा गया था और तफसीलात के मुताबिक आप शिया फिरके से ताल्लुक रखते हैं। आपकी वालिदा और वालिद दोनों का ही ताल्लुक गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों से है। चुनाचे जिन्ना को एक मुहाजिर कंसिडर किया जाता है। जिन्ना का ताल्लुक एक अमीर ताजर खानदान से था और इनके वालिद अंग्रेजों के दौर के 560 प्रिंसली स्टेट्स यानी ऐसे स्टेट जिन पर कोई प्रिंस हुकूमत करते थे में से एक प्रिंसली स्टेट गोंदल में टेक्सटाइल बनाया करते थे। आप अपनी जिंदगी के इब्तदाई दिनों में बॉम्बे में रहा करते थे, जहाँ पर आप गोकुलदास तेज प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करते थे और इसके बाद कैथेड्रल एंड जॉन कॉन्वेंट स्कूल से आपने अपनी स्कूलिंग मुकम्मल की। आगे चलकर जिन्ना कराची है और सिंध मदरसतुल इस्लाम और क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी हाई स्कूल भी अटेंड किया। दोस्तों, सिंध मदरसतुल इस्लाम तहरीक पाकिस्तान के हवाले से भी एक बहुत अहम जगह है, क्योंकि यहाँ से पढ़ चुके थे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सिंध मोहम्मद अयूब खोरो, फॉर्मर गवर्नर सिंध सर गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह और शेख अब्दुल मजीद सिंधी जैसे नामवर पॉलिटिशियंस। यही वजह है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी विल में भी इस्लामिया कॉलेज पेशावर, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और सिंध मदरसतुल इस्लाम को अपने स्टेट की बेनिफिशरीज करार दिया था। अपनी स्कूलिंग मुकम्मल करने के बाद जिन्ना ने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से अपनी मैट्रिकुलेशन मुकम्मल की। कहा जाता है कि यही वो दौर था जब जिन्ना के अंदर लॉ और वकालत का इंटरेस्ट डेवलप हुआ था। अपनी मैट्रिकुलेशन के बाद जिन्ना लंदन चले गए, जहाँ से वो एक क्वालिफाइड बैरिस्टर बनकर सामने आए और बॉम्बे में अपनी डिग्री को प्रैक्टिस करना शुरू हो गए। अब दोस्तों, आप इनकी जिंदगी देखिए कि इन्हें हर चीज में ही इंटरेस्ट हुआ करता था। वकालत के साथ साथ ये कांग्रेस के सेशंस भी अटेंड किया करते थे और 1906 में कांग्रेस के एक मेंबर भी बन गए और 1909 में मिंटो मॉली रिफॉर्म्स के तहत ये सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरेट्स मिलने पर बॉम्बे से उस वक्त का इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का हिस्सा बने, जो उस वक्त इंडिया चलाया करता था, जैसे आज पाकिस्तानी कौमी असेंबली है। इसके बाद दोस्तों आया अगला इवेंट जिससे जिन्ना मुस्लिम लीग ज्वाइन कर बैठे। हुआ ये कि साल 1905 में बंगाल, जो उस वक्त एक बहुत ही बड़ा और अमीर सूबा था, उसको पार्टीशन करके दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। पहले हिस्से में शामिल थे ईस्ट बंगाल और असम और दूसरे हिस्से में शामिल थे वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इस फैसले से मुसलमानों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा था, क्योंकि ईस्ट बंगाल में अब मुसलमान मेजोरिटी हासिल कर गए थे, जिससे उस सूबे को इस्लामिक लॉज के तहत चलाना आसान हो गया था। वहीं हिंदूज के लिए यह फैसला ज्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि उनसे एक बहुत बड़े और अमीर सूबे की मेजोरिटी छिन गई थी। यही वजह है कि उस वक्त वायलेंट प्रोटेस्ट शुरू हुए, एक मर्डर अटेम्प्ट की गई उस वक्त के ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो पर, और ब्रिटिश प्रोडक्ट्स का बुरी तरह से बॉयकॉट किया गया था हिंदूज की तरफ से। अब सिचुएशन को स्टेबलाइज करने के लिए अंग्रेजों को यह फैसला वापस लेना पड़ गया और साल 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल रिवर्स हो गया। अब ऐसे में दोस्तों मुसलमानों को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि अब उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया कि उनकी अंग्रेजों से वफादारी का उनको कोई फायदा नहीं होगा और अंग्रेजों को उनके इंटरेस्ट की कोई फिक्र नहीं। इसी वजह से जिन्ना ने मुस्लिम लीग भी ज्वाइन की और 1913 में वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एक एम्बेसडर बन गए। याद रहे कि इस दौरान उन्होंने कांग्रेस भी नहीं छोड़ी और अपनी पॉलिटिक्स दोनों पार्टीज की तरफ से जारी रखी। 1916 में जिन्ना को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सदर बना दिया गया। जिन्ना 1919 तक यूं ही हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए काम करते रहे थे, लेकिन फिर 1919 में महात्मा गांधी के कांग्रेस पर इन्फ्लुएंस जमा लेने के बाद आपने कांग्रेस से रिजाइन कर दिया और पॉलिटिक्स में कम ही नजर आने लगे। दूसरी जानिब दोस्तों, अंग्रेजों को इस बात का अंदाजा हो गया था कि इंडियंस अब आजादी चाहते हैं, चुनांचे उन्होंने मुतादिद बार इंडियन से मुज़ाकरात किए। इन्हीं में से एक मीटिंग के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट्स पेश किए। इन 14 पॉइंट्स में कहा गया कि मुस्तकबिल के आइन की शक्ल वफाक की होनी चाहिए, जिसके बकाया इख्तियारात सूबों के पास हो। तमाम सूबों को यकसां खुद मुख्तारी दी जाएगी। मुल्क में तमाम मुंतखब इदारे हर सूबे में अक़लियतों की मुनासिब और मौसर नुमाइंदगी के कतई उसूल पर बनाए जाएंगे और किसी भी सूबे में अक्सरियत को अक़लियत या हत्ता के बराबरी तक कम नहीं किया जाएगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल में मुसलमानों की नुमाइंदगी 1/3 से कम नहीं होगी। फिरका वाराना गिरोहों की नुमाइंदगी अलग वोटर के जरिए से जारी रहेगी। कोई भी इलाकाई तकसीम जो किसी भी वक्त जरूरी हो, पंजाब, बंगाल और सरहद सूबों में मुस्लिम अक्सरियत को मुतासर नहीं करेगी। तमाम बरादरियों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी की जमानत दी जाएगी। मरकजी और सूबाई काबीना में मुसलमानों को 1/3 नुमाइंदगी दी जाएगी।
जाएगी। किसी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में कोई बिल या करारदाद मंजूर नहीं की जाएगी अगर इस बॉडी में किसी कम्युनिटी के 3/4 अरकान बिल की मुखालफत करें। सिंध को बॉम्बे से अलग करके सूबा बनाया जाएगा। सूबा सरहद और बलोचिस्तान में भी इस बुनियाद पर इस्लाहात लाई जाएंगी जिस तरह दूसरे सूबे में हो। अहलियत की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए मुसलमानों को तमाम खिदमात में मुनासिब हिस्सा दिया जाएगा। आइन में मुस्लिम सकाफत, तालीम, ज़बान, मजहब और ज़ाती कवानीन के साथ साथ मुस्लिम खैराती इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ात को शामिल करना चाहिए। सूबे के रजामंदी के बगैर आइन में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। इन 14 पॉइंट्स को कांग्रेस ने स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद जिन्ना दिल बर्दाश्त होकर लंदन चले गए और वकालत करना शुरू हो गए। इसके बाद आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग के मुतादिद मेंबर्स की रिक्वेस्ट पर जिन्ना वापस बॉम्बे लौट आए और चौधरी रहमत अली साहब के नाउ और नेवर पैम्फलेट, जिनमें 6 मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स इंक्लूडिंग ईस्ट बंगाल को पाकिस्तान की शक्ल में एक इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट बनाए जाने की डिमांड की गई के शाया होने के बाद इसको हकीकी शक्ल देने के लिए जिन्ना ने जद्दोजहद शुरू की। 1937 में इंडिया के अंदर इलेक्शन हुए जो कांग्रेस ने वाज़ेह अक्सरियत के साथ जीते, लेकिन उनका दौर स्पेशली मुसलमानों के लिए बहुत ही दर्दनाक और बदतरीन रहा। इस चीज का जिन्ना ने फायदा उठाया और अगले इलेक्शन में अपनी पार्टी के लिए बेहतरीन कैंपेनिंग की। ये कैंपेनिंग रंग लाई और तमाम मुसलमान पार्टीज एक ही परचम के नीचे आ गईं। जिसके बाद साल 1940 में पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने की करारदाद मंजूर कर ली गई। इस करारदाद को उस वक्त लाहौर रेजोल्यूशन और आज पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहा जाता है। इस करारदाद के दौरान जिन्ना ने कहा, हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग तहजीबें हैं जिनके ख्यालात एक दूसरे के बरक्स हैं। 2 ऐसी तहजीबों को एक स्टेट के अंदर आगे लेके चलना अदम इत्मीनान और तबाही का सबब बनेगा। दोस्तों, आगे चलकर कई सेटलमेंट्स की बात की गई कांग्रेस की तरफ से और जिन्ना और गांधी के बीच मुज़ाकरात भी हुए जो नाकाम रहे। लेकिन दोस्तों, अंग्रेज वैसे तो अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पर अमल करना चाहते थे, लेकिन वो हर वक्त कांग्रेस के साथ नेगोशिएशंस करना चाहते थे, जिसका अंदाजा मुसलमानों को भी था। चुनाचे उन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान को रिजेक्ट कर दिया और 16 अगस्त 1940 को डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस कर दिया, जिससे काफी ज्यादा कम्युनल वायलेंस देखने को मिला और कई लोग मारे भी गए। इसके बाद दोस्तों, बिलाकर जब पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तो कायदे आजम ने पाकिस्तान की कौमी असेंबली से अपना पहला खिताब किया और कहा कि एक हुकूमत की सबसे पहली जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की है ताकि इस मुल्क के लोगों की जिंदगी, मिल्कियत और रिलीजियस सब्जेक्ट्स की हिफाजत की जा सके। दूसरी चीज जिससे इंडिया बुरी तरह सफर कर रहा था वो है रिश्वत और करप्शन। हमें इससे लोहे के हाथ से नीचे रखना होगा। एक और चीज ब्लैक मार्केटिंग है, एक और चीज है नेपोटिज्म और जॉबरी। इसके अलावा दोस्तों, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने आखिरी मैसेज में कहा था कि आपके स्टेट की बुनियादें रखी जा चुकी हैं और अभी आप पे है कि आप इसको कितना जल्दी और कितनी महारत से बिल्ड करते हैं। पाकिस्तान को अपने नौजवानों पर गर्व है, बिलखुसूस स्टूडेंट्स पर जो आने वाले नेशन बिल्डर्स हैं। इनको चाहिए कि ये अपने अंदर डिसिप्लिन, एजुकेशन और जिंदगी में आने वाले चैलेंजेस से निपटने की ट्रेनिंग कर रखें। अगर आपके अंदर ईमान, नज़्म ज़ब्त, इत्तेहाद और फर्ज को पूरा करने की लगन हो तो इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो आप हासिल नहीं कर सकते। दोस्तों, पाकिस्तान बनने के बाद साल 1948 की शुरुआत से ही कायदे आजम की तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई थी। यही वजह थी कि वो पहले कराची से क्वेटा शिफ्ट हुए और फिर वहां से ज़ियारत, जहां पर कायदे आजम रेजिडेंसी में 11 सितंबर 1948 को 10:30 पर उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली और इस दुनिया से रुखसत हो गए। दोस्तों, मेरा मानना है कि उनका इस दुनिया में आने का मकसद, जो कि मुसलमानों को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना था, वो पूरा हो गया था, चुनाचे वो इस दुनिया से विसाल कर गए। और दोस्तों, यहीं पर आज की इस वीडियो का भी इख्तिताम होता है। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।